और आइए इंडिया 360 की शुरुआत करते हैं कवर स्टोरी से। और कवर स्टोरी की हम शुरुआत कर रहे हैं कोविड संक्रमण की खबरों से। पूरे देश में कोविड संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 2 लाख से थोड़ा कम यानी कि 1,94,000 के आसपास नए केसेस सामने आए हैं। मंगलवार की तुलना में ये करीब 16% ज्यादा हैं। वहीं कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 9.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव मरीज यानी कि इस वक्त जो कोविड एक्टिव मरीज अपना इलाज करा रहे हैं वो मरीज। देश में कोरोना की संक्रमण दर को अगर हम देखें तो 10% के पार ये बनी हुई है। 11% के पार अब जा चुकी है बीते 24 घंटे में। और देश में अब तक ओमिक्रॉन के अगर अलग से आंकड़ों की बात करें तो 4,868 केस आ चुके हैं। करीब 1,900 संक्रमित ओमिक्रॉन के ठीक भी हो चुके हैं आधिकारिक रूप से। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह मानना है कि आंकड़े जितने भी हों इसके पीछे ओमिक्रॉन ही वजह है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 8 राज्यों में कोरोना की रफ्तार चिंता का विषय बनी हुई है। इसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु समेत अन्य राज्य शामिल हैं। और अगर आप शहर दर शहर कोविड केसेस की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली से जो ताजा आंकड़े आए हैं उसने थोड़ा सा चिंताएं बढ़ा दी हैं। दिल्ली में 27,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। ये ताजा आंकड़े हैं दिल्ली के। और इन आंकड़ों के साथ जो जुड़ा हुआ मौत का आंकड़ा है वो थोड़ा चिंता में डाल रहा है। कल 23 मौतें दर्ज की गई थी, आज ये मौतें बढ़कर 40 हो गई हैं। 40 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत दिल्ली में कई सवाल खड़े कर रही है। साथ ही साथ जो कोविड केसेस बढ़े हैं वो भी कहीं चिंता बढ़ाते हैं। 27,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके साथ यहां पर जो कोविड संक्रमण की रफ्तार है यानी कि पॉजिटिविटी रेट है वो 26% के पार हो गया है। ये थोड़ा सा दिल्ली में चिंता बढ़ाने वाली बात। हालांकि एक राहत की बात यह है कि करीब 15,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। लेकिन अगर आप नए आने वाले केसेस से इसकी तुलना करेंगे तो ये कम। नए केसेस 27,000 से ज्यादा और 15,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं। तो यानी कि रिप्लेसमेंट दर जो है वो अभी भी उसमें एक बड़ा अंतर है। अगर हम मुंबई की बात करें तो बीते कुछ दिनों से मुंबई की जो घटती हुई रफ्तार थी उस पर एक तरह से आज ब्रेक लगा है। हालांकि ये वापस 21,000 के आसपास तो नहीं गई है जो पीक बना था, लेकिन थोड़ा उछाल मुंबई के मामलों में देखने को मिला है। 24 घंटे के भीतर यहां 16,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। कल हमने देखा कि लगभग 11-12 हजार के आसपास मामले आए थे, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि क्या मामले थमे हैं, इसका भी हम आगे विश्लेषण करेंगे। लेकिन फिलहाल 24 घंटे के जो ताजा आंकड़े हैं मुंबई के वो 16,000 से ज्यादा केसेस मुंबई में दर्ज किए गए हैं। आज भले ही मामलों में थोड़ा उछाल दिखा हो, लेकिन बीते 5 दिनों से यहां लगातार केसेस 20,000 के नीचे बने हुए हैं। और इसके बाद यह कहा जा रहा है कि क्या वाकई में मामले मुंबई से थमने शुरू हो गए हैं। लेकिन दिल्ली के जो आंकड़े ताजा सामने आए हैं उसके बाद थोड़ा सा चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि दिल्ली एक दिशा में जा रही है और मुंबई दूसरी दिशा में जा रही है। तो क्या ये रफ्तार आगे मुंबई वाली रहेगी या दिल्ली वाली रहेगी पूरे देश में, यह देखना फिलहाल लाजमी होगा। तो जैसा हमने कहा कि बीते 24 घंटे में मुंबई के आंकड़े थोड़ा बढ़े हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें 7 जनवरी को मुंबई में कोरोना के केसेस जो 20,000 के पार थे उससे कम लगातार ये बने हुए हैं। 20,000 के नीचे लगातार जो मामले बीते कुछ दिनों से बने हुए हैं। इसके बाद क्या यह कहा जा सकता है कि मुंबई में अब कोरोना की रफ्तार थम गई है या ट्रैजेक्टरी डाउनवर्ड्स दिशा में है? और मुंबई के बाद यह कहा जा सकता है क्या कि देश में आगे मुंबई की ही तर्ज पर अब मामले कम होते हुए नजर आएंगे? एक बार जरा मुंबई के आंकड़े देख लीजिए, इसके बाद विश्लेषण करेंगे मुंबई के आंकड़ों के बहाने पूरे देश के आंकड़ों का।
ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा उछाल देखने वाली मुंबई अब राहत की सांस ले रही है। यहां पर बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट नजर आ रही है। मुंबई में 7 जनवरी से ही कोरोना केस कम होते दिख रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 7 जनवरी को मुंबई में 20,971 मरीज मिले थे। 8 जनवरी को यह आंकड़ा 20,318 पर आ गया। 9 तारीख को यहां कोरोना के 19,474 नए केस आए थे। वहीं 10 जनवरी को इसमें भारी गिरावट देखी गई और नए केसेस का आंकड़ा 13,648 पर आ गया। वहीं 11 जनवरी को यह आंकड़ा 11,647 पर आ गया। सिर्फ कोरोना केस ही नहीं बल्कि मुंबई में पॉजिटिविटी रेट भी घटता जा रहा है। बीएमसी के मुताबिक बीते 2 दिन में पॉजिटिविटी रेट 30% से घटकर 20% पर आ गया है। मुंबई में कम हो रहे कोरोना केसेस को एक्सपर्ट्स भी अच्छी खबर बता रहे हैं। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर शशांक जोशी ने कहा कि बीते 3 से 4 दिनों में कोरोना केसेस का जो पैटर्न देखा गया है, उससे आने वाले दिनों में भी केसेस घटने की उम्मीद है। लेकिन क्या सच में मुंबई में कोरोना केस कम हो रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग घर पर ही अब टेस्ट कर रहे हैं। सेल्फ कोविड टेस्ट किट बीएमसी के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। सरकार को डर है कि उसके पास सही आंकड़े नहीं पहुंच रहे। मुंबई में अब तक 96,000 से ज्यादा लोगों ने सेल्फ किट के जरिए कोविड टेस्ट किया है, लेकिन सरकार को सिर्फ 3,000 लोगों ने पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। अब बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि वो सेल्फ टेस्ट की जानकारी साझा करें। जिन लोगों ने सेल्फ टेस्टिंग की इस्तेमाल की है, उनको हमने आह्वान किया है कि आप अपने जो रिजल्ट है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अपलोड कर दें, ताकि हमको भी जानकारी रहेगी और आप भी हमारे नेट में रहेंगे तो आपको जब भी मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी, दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी या दाखिल होने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको असुविधा नहीं होगी। कोरोना के पीक की बात करें तो एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके हैं कि ये जनवरी के आखिरी या फिर फरवरी के पहले हफ्ते तक आएगा और मार्च के आते आते इसमें भारी गिरावट दिखने लगेगी। तो क्या मुंबई में कम हो रहे केसेस इसी की तरफ इशारा करते हैं? क्या मुंबई में गिरता कोरोना का ग्राफ देश भर में कोरोना के मामले कम होने का संकेत है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में कोरोना की रफ्तार खुद दे देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो लोग भी ये समझ रहे हैं कि मुंबई के जो कम होते हुए केसेस हैं वो कुछ संकेत दे रहे हैं, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक तरह से एक आंख खोलने वाली चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि कुछ दिनों से केसेस भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि कोरोना अब चला गया। जी हां, ये महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान सामने आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 21% से ज्यादा है और मुंबई का 27% के करीब। अब मुंबई का और दिल्ली का अगर आप कंपेयर करेंगे तो भले ही केसेस मुंबई में कम हो, लेकिन पॉजिटिविटी रेट कमोबेश एक जैसा है। दिल्ली में भी 26% से ज्यादा और मुंबई में भी 27% के आसपास। 2.25 लाख घरों में एक्टिव केसेस हैं पूरे महाराष्ट्र का, यह आंकड़ा उन्होंने दिया है। आईसीयू में 1% लोग अभी भी भर्ती हैं। 2.8% लोग गंभीर रूप से रोगी हैं। ऑक्सीजन बेड पर 1.89% मरीज हैं और दिसंबर में जो मृत्यु दर थी 0.50%, जनवरी में अभी भी वो 0.30% है। 2 लाख प्रतिदिन आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की क्षमता है जो हो भी रही है, ये तो साफ तौर पर कहना है महाराष्ट्र सरकार का। इसके अलावा 90% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज महाराष्ट्र में दी जा चुकी है। 67% लोगों को कोरोना की दोनों डोज महाराष्ट्र में लग चुकी है। ये मुंबई में आज महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे साहब का बयान सामने आया है, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि अभी मुंबई के आंकड़ों के बाद इस नतीजे पर पहुंचना कि सर्ज खत्म हो चुकी है या कोरोना जा रहा है, ये जल्दबाजी होगी। आइए इस पर और जरा गहराई से विश्लेषण करते हैं और हमारे साथ महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर राहुल पंडित साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंडित, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सर आपका। सर, एक तरफ हमारे पास आंकड़े हैं जो ये कहते हैं कि लगातार 20,000 से कम मामले जो 4-5 दिनों से आए हैं, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि मुंबई में अब थोड़ी राहत की बात है। इनफैक्ट बहुत सारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो हैं वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। अखबारों में हेडलाइंस में पढ़ रहा हूं कि मुंबई से कुछ संकेत मिल रहे हैं राहत के, लेकिन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, अभी आप इन नतीजों पर मत पहुंचिए, वेट एंड वॉच। आप क्या कहेंगे डॉक्टर पंडित?
नहीं, मैं भी आदरणीय तोपे साहब जी के मतों से सहमत हूँ। अगर आज आप मुंबई के आंकड़े देखें तो आज भी मुंबई में करीब 18,000 से थोड़े ज़्यादा केसेस आए हैं। कल जो 11,900 केसेस थे वो बढ़ के आज 18,000 दिख रहे हैं और आज का जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो फिर से 24.38% है। हाँ, ये ज़रूर है कि अस्पताल में बेड्स अभी भी खाली है, आईसीयू बेड्स अभी भी खाली है, प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड भर रहे हैं। पर अगर हम ओवरऑल मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो इस वक्त बेड्स काफ़ी अवेलेबल हैं। मेरा ये कहना है कि ये जो हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं, करीब 70,000 के करीब टेस्ट हो रही है मुंबई में और ये 70,000 के टेस्ट में हमें 23-24% जो है पॉजिटिविटी मिल रही है। अगर हम होम किट्स को भी अगर देखें तो होम किट जैसे आपने अभी रिपोर्ट में बताया कि करीब 1 लाख के करीब होम किट्स यूज़ हुए हैं, उसमें से 3,000 जो है पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए हैं। मेरे ख्याल से ये अगर अगले कुछ दिनों में सिटीजन्स को जो बताया गया है वो अगर अपना रिपोर्टिंग रखे तो शायद अगले कुछ दिनों में हमें टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बढ़ती हुई दिख सकती है। पर अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें आज, तो आज मैं अगर जनरल प्रैक्टिशनर्स को मैं देख रहा हूँ जो कि मुंबई में हमारे अलग अलग सबर्ब्स में से बात हुई थी मेरी सुबह उनसे, तो वो लोग जो है वो एक्चुअली हमें पूरा पल्स बताते हैं सिटी का कि क्या हो रहा है। और अगर आप उनसे बात करो तो ये लगता है कि अरे 20 से 30% पेशेंट्स उनके पास कम आ रहे हैं नए प्रॉब्लम्स लेके, नए सर्दी खांसी बुखार के प्रॉब्लम्स लेके। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ट्रेंड है, पर इस वक्त ये बताना कि नहीं ये ट्रेंड हमें पूरा केसेस कम होते हुए दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा जल्दी होगा। मेरे ख्याल से एक हफ्ते भर के लिए और रुकना चाहिए। हफ्ते भर का अगर हमें ट्रेंड पता चलता है और अगर ये होम टेस्ट वाले जो है अभी अपना जो पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट है वो डिक्लेयर करते हैं तो अगले कुछ दिनों में शायद नंबर्स बढ़ सकते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से ये वीक और अगले वीक के पहले 2 या 3 दिन जो है वो हमें पूरा पिक्चर सामने दिखा देंगे कि सही में केसेस कम हुए हैं या सिर्फ ये थोड़ा बहुत ब्लिप था कि कब कम हो गए और फिर से बढ़ना शुरू हो गए करके। अच्छा, एक चीज सर, मैं पूरा पैटर्न जो पढ़ रहा हूं वो मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली में भी, इनफैक्ट मैं यूएस के यूके के डेटा पढ़ रहा था। एक चीज जो ट्रेंड हो रहा है वो थोड़ा सा प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें भी गहरा रहा है, वो ये कि जो अनरिपोर्टेड कोविड के केसेस हैं वो सामने नहीं आ पा रहे। अब इसके पीछे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर। अब सरकार खुद ही कह रही है कि आप टेस्टिंग मत कीजिए, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसके लिए भी मना करिए कि बहुत जरूरी ना हो, आप हाई रिस्क में ना हो तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ मार्केट में होम टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हैं, फिर सरकार ये भी कह रही है कि जो घर में टेस्ट करा रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं तो हमको डेटा भी दो। तो ऐसा नहीं लग रहा है सर कि एक यूनानिमस नीति नहीं है, बहुत स्कैटर्ड नीति है, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, इसलिए सही केसेस रिपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें एक यूनानिमस नीति रखनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपके बिल्कुल हम एक्चुअली मेडिकल एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि आप जो है एक स्टैंडर्डाइज नीति रखिए। अगर आपको टेस्ट किट्स आपने अगर बाज़ार में अवेलेबल किए हैं और लोग उसका उपयोग करके सही में वो खुद को अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, अपने आप को क्वारंटीन कर रहे हैं, तो अपने घर वालों को और दूसरों को बचा रहे हैं। तो ये टेस्ट किट का जो है उसको हमने एक्चुअली प्रमोट करना चाहिए, पर सही ढंग से प्रमोट करना चाहिए। उसके ऊपर दायित्व रहना चाहिए कि उस टेस्ट किट का क्या हुआ, इसका रिपोर्ट जो है लोकल अथॉरिटीज़ को पता लगना चाहिए। क्या वो रिपोर्ट क्या वो यूज़ किया गया, अगर यूज़ किया गया तो क्या पॉजिटिव पाया गया या नेगेटिव पाया गया। अब जब तक ये हमें नहीं पता चलेगा, हमें एक्चुअल जो कम्युनिटी में जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा। और आज हम लोग सोच रहे हैं कि केसेस घट गए, जबकि एक्चुअली बहुत सारे केसेस पॉजिटिव आए हैं और हफ्ते 10 दिन के बाद अचानक हमारे एडमिशन्स बढ़ना शुरू हो गए और हम सोच रहे हैं कि एडमिशन्स कहाँ से आए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम टेस्ट किट्स जो यूज़ हो रहे हैं घर पे उसका पॉजिटिविटी समझें। और मैं तो ये भी कहूँगा कि भले ही आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ना करें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो एक एपिडेमियोलॉजिकल ख्याल होता है कि फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कोई महत्व नहीं रहता है, पर टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आप जहाँ पे अगर आपको लगे कि पेशेंट पॉजिटिव है, उसमें सिम्टम्स हैं, तो उन्हें टेस्ट कीजिए, चाहे आप RT-PCR से करो या होम किट से करो, और उसका रिपोर्टिंग जरूर करो, उसमें कोई दोहराए नहीं है। बिल्कुल। एक चीज और सर, फिलहाल जो घर पर जो टेस्ट हो रहे हैं वो रैपिड एंटीजन हो रहे हैं, जैसा कि आपने भी चिंता जाहिर की और हमारे पास भी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि घर पर ही लोग जो हैं वो टेस्ट कर दे रहे हैं। और ये भी सुनने में आया है कि जितनी भी किट्स, रैपिड एंटीजन किट्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं,
उसके डेटा सही नहीं है, उसके रिजल्ट सही नहीं है। डेटा नहीं, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं, उसके रिजल्ट साफ नहीं है। पूरी दुनिया में इसको लेकर चिंता भी हो रही है कि जो लोग घर पर टेस्ट करा रहे हैं वो रिजल्ट सही है या नहीं है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा है। तो कैसे सरकार और प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि एक रैपिड एंटीजन जो लोग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसके रिजल्ट सही हों, और दूसरा जो भी रिजल्ट आए वो कम से कम रिपोर्ट हों? बिल्कुल, तो मैं ये मानता हूँ कि जो भी किट्स हमारे इस वक्त अवेलेबल है, और अगर वो आईसीएमआर या ऐसी कोई गवर्नमेंट एजेंसी ने उसकी मान्यता दी हुई है, तो हमें उसके ऊपर और उसके एफिकेसी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि ज़्यादा पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं होता है कि किट में कोई खराबी है करके। अगर किट कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर से गए हैं और उसका अप्रूवल प्रोसेस हुआ है, तो वो पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही अप्रूवल दिया गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, उस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर ये मैं जरूर जानता हूँ कि अगर आप एंटीजन देखो और आरटीपीसीआर देखो, तो आरटीपीसीआर का जो एक नेगेटिविटी रेट होता है वो 30% नेगेटिव आ सकता है, फॉल्स नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं, और वही रैपिड एंटीजन का जो है वो 30% से लेके 60-70% तक वेरी होता है। तो जो पेशेंट शायद पॉजिटिव भी हो, पहली बार अगर आप रैपिड एंटीजन करो तो उसका नेगेटिव दिखा सकता है, शायद दूसरी या तीसरी बार में वो पॉजिटिव आए या आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आए। इसका मतलब ये नहीं है कि किट खराब था, उस टेस्ट का सेंसिटिविटी ही उतनी है कि वो 30 से 60% वेरी कर सकती है। कौन सा किट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये उसका एक लिमिटेशन समझ के लोगों ने उसका टेस्टिंग करना चाहिए, ना कि मैंने आरटीपीसीआर का, ना कि मैंने रैपिड एंटीजन कर लिया और मैं नेगेटिव आ गया तो मुझे कोविड-19 है नहीं, ऐसा उसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो आप। इस वक्त अगर किसी को भी फ्लू लाइक सिम्टम्स है कम्युनिटी में, और किसी को भी अगर कोविड जैसे सिम्टम्स है, जो कि हमने बहुत बार बार बताया है कि कौन से सिम्टम्स हैं उनको, तो दे आर बिकॉज ऑफ कोविड-19 अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ये चल के ही आगे बढ़ना है हमको, तभी हम हमारे बच्चों को, हमारे आजू बाजू वाले लोगों को हम बचा पाएंगे। अगर हम ये देख लेंगे कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है या रैट नेगेटिव आ रहा है पर मुझे सिम्टम्स पूरे हैं, तो मैं सोचूंगा कि मैं नेगेटिव, ये सही बात नहीं है इस वक्त। अच्छा, एक सर मेरी सहयोगी एकता सूरी ने मुझे बीएमसी का एक बयान बढ़ाया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ड्यू टू द रिसेंट चेंज इन नेशनल कोविड टेस्टिंग गाइडलाइंस 2 days ago, where it has been directed that only symptomatic case will be tested, it is likely to create spike in positivity as most of the symptomatic cases would be almost confirmed positive cases। अब बीएमसी तो ये कह रही है कि सर क्योंकि सिर्फ जो गाइडलाइंस ये कह रही हैं कि जिनको सिम्टम्स हैं वही टेस्ट कराएं, और ज़्यादा संभावना ये है कि जो लोग टेस्ट कराएंगे उनका पॉजिटिव आना भी तय है, तो पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगी। लेकिन सर ऐसे में तो ये जो बुनियादी सिद्धांत था कोविड की सर्ज रोकने का, ये संक्रमण रोकने का, कि एसिम्प्टोमेटिक लोग तो फिर आराम से बाहर घूम रहे होंगे, वो अपना टेस्ट क्यों कराएंगे? तो ये नीति आपके गले उतर रही है सर, ये सरकार ने जो कहा है, और बीएमसी इसका हवाला देकर कह रही है कि सिर्फ सिम्प्टोमेटिक लोगों का ही टेस्ट कराना आवश्यक है। तो बीएमसी जो कह रही है वो सही कह रही है, क्योंकि अगर हम 60,000 70,000 टेस्ट कर रहे थे तो उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनको कि सिम्टम्स नहीं थे, क्योंकि रिपोर्ट अगर आप बीएमसी की पढ़ो तो आपको दिखेगा कि 80 to 90% पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक रहते थे। अगर हम अब सिर्फ सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के टेस्ट कराए और हमारी टेस्ट समझो 20 या 25,000 पे आ गई, और सडनली 20,000 में से हमारे 12,000 पॉजिटिव आ गए, तो हम कहेंगे कि 60% टेस्ट पॉजिटिविटी रेट हो गया। पर हम अभी सिर्फ सिम्प्टोमेटिक को कर रहे हैं जिनका कि पॉजिटिव आने का चांस बहुत ज़्यादा है। पर सरकार का जो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये जो प्लान है, इसके पीछे मकसद है कि उनके जो पॉजिटिव पेशेंट के जो इर्द गिर्द लोग एक्सपोज हुए हैं उनको खुद को भी जो है क्वारंटीन करना है, ना कि वो अपने आप को एसिम्प्टोमेटिक एक्सपोज मान के चलते रहे और कम्युनिटी में और फैलाते रहे। ऐसा नहीं है, उसके ऊपर एक थोड़ा बहुत सिटीजन के ऊपर भी दायित्व आता है। बट सर मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग सरकार का कोई फैसला, सोच समझ के फैसला लिया होगा, लेकिन मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी आपसे पूछ रहा हूं सर कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को छोड़ देना कि आप टेस्ट ही मत कराइए, ये तो सर फिर आप कैसे रोकेंगे संक्रमण को? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है सर। आपकी बात बिल्कुल सही है, उसीलिए दो तरीके हैं। आप या तो हर एक व्यक्ति जो कांटेक्ट में आया है उसको टेस्ट करो, इसका मतलब कि आपका टेस्टिंग शायद 1 लाख 2 लाख हो बॉम्बे या दिल्ली जैसी सिटी को, या तो आपको कि आप कॉन्टैक्ट में आए हो तो आप मोस्ट लाइकली पॉजिटिव या एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हो, आप अपने आप को अगले 5 दिनों तक या 7 दिनों तक थोड़ा बहुत आइसोलेशन में रखो या क्वारंटीन रखो। पर ये मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। हमारे देश में
जबकि लोक संख्या हमारी इतनी बड़ी है, इसका मॉनिटरिंग करना बहुत मुश्किल है, मैं ये मानता हूँ। और इसीलिए जो है ये डर है कि ये संक्रमण शायद बढ़ सकता है अगर ये एसिम्प्टोमेटिक लोग पूरी तरह से क्राउड में मिक्स हो जाए और कोई उसके ऊपर रोक टोक ना हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ जो है एक कैच होता है, और इसमें ये कैच है कि थोड़ा बहुत सिटीजन के ऊपर दायित्व है कि उन्होंने अपने आप को जो है आइसोलेट करके रखना है अगर वो किसी कोई पॉजिटिव में आते हैं तो। बिल्कुल। तो फिलहाल आपसे बातचीत करके एक चीज समझ में आ रही है कि दो चुनौती प्रशासन के सामने है। एक, एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं और गाइडलाइंस भी कहती है कि उनको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, उनके द्वारा हो रहा संक्रमण कैसे रोका जाए, ये एक बड़ी चुनौती सरकार और तंत्र के सामने होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी चुनौती ये कि जो लोग घर में रैपिड एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं, जो बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में, उसके रिजल्ट साझा कैसे होंगे सरकार के साथ, बीएमसी या जो भी लोकल बॉडीज हैं उनके साथ। ये दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं मुझे लगता है जिन पर बहुत जल्दी सरकार को, आईसीएमआर को, सबको सोचना चाहिए और गाइडलाइंस को अगर हो सके तो रिवाइज भी करना चाहिए अगर जरूरत लगे तो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंडित, आपने हमारे लिए वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुंबई की जो हम चर्चा कर रहे हैं कि यहां पर मामले घट रहे हैं, आज थोड़ा बढ़े हैं, लेकिन इस बीच एक चीज जो सामने आया है वो हॉस्पिटलाइजेशन को डेटा लेकर सामने आया है। हॉस्पिटलाइजेशन रेट उतना तो नहीं है जितना सेकंड सर्ज में और फर्स्ट सर्ज में था, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ा है, 10% से ऊपर का हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है। और जब बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल साहब से यह पूछा गया तो उन्होंने एक बड़ा रोचक जवाब इसके पीछे दिया। उनका यह कहना है कि लोग इंश्योरेंस के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर भर्ती हो जा रहे हैं और इस वजह से हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ रहा है। अब उनके इस रोचक जवाब का जरा विश्लेषण देख लीजिए, कोशिश करेंगे इस पर जरा विस्तार से चर्चा भी करें। मुंबई में भले ही कोविड के आंकड़ों में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन फिर भी प्राइवेट अस्पतालों में कोविड मरीजों की भर्ती में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से बेड की कमी की शिकायतें बीएमसी के कानों तक पहुंचना शुरू हो गई हैं। लेकिन इसके पीछे बीएमसी ने बड़ा रोचक जवाब दिया है। दरअसल बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल की माने तो शहर में बीएमसी के कोविड सेंटर्स में लगभग 36,573 बेड अवेलेबल हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में लोग मोलनुपिराविर दवाई से कोविड ट्रीटमेंट करवाने के बाद इंश्योरेंस क्लेम के लिए दाखिला ले रहे हैं, क्योंकि क्लेम के लिए 24 घंटों के लिए अस्पताल में भर्ती होना जरूरी होता है। ऐसे में बीएमसी कमिश्नर का कहना है कि उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से चिट्ठी लिखकर इस समस्या को हाईलाइट करने को कहा है, ताकि वो आगे इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दे सकें कि वो कोविड मरीजों के ओपीडी का क्लेम भी रिफंड करें और 24 घंटों की हॉस्पिटलाइजेशन को जरूरी ना बनाएं। इससे बेड की किल्लत आने वाले दिनों में नहीं होगी और हालत बेहतर होंगे। यहाँ दिलचस्प मामला यह है कि तीसरी लहर में कोविड का इलाज महंगा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस लेने वाले क्योंकि पॉलिसी पर खर्चा कर चुके हैं, इसलिए रिफंड का अपना हक लेने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भर्ती हो रहे हैं। हो सकता है पॉलिसी होल्डर्स के तौर पर आम लोगों की क्लेम की चिंता सही हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लाइट सिम्टम्स वाले मरीजों को जबरन भर्ती कराना सही है? साथ ही क्या वाकई में इंश्योरेंस कंपनियों को ओपीडी क्लेम रिफंड और 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन के नियमों में ढील नहीं देनी चाहिए? एक सवाल ये है कि चिट्ठी मंगाकर इंश्योरेंस कंपनी से गुजारिश करने की बजाय क्या बीएमसी उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर कार्रवाई नहीं कर सकता जो मुनाफे के लिए उन मरीजों को भर्ती कर रहे हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है? हालांकि आप सुनकर शायद ये चौंक जाएं, लेकिन खुद बीएमसी के अधिकारियों की राय इस पर बटी हुई है। बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेश ककाणी के मुताबिक कोविड का इलाज महंगा नहीं है, सरकारी अस्पतालों में तो ये मुफ्त है। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर भर्ती होने या धांधली की बात उनकी समझ में नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरी सहयोगी एकता सूरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एकता, मुझे ये समझ में नहीं आया है लॉजिक कि बीएमसी कमिश्नर ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल पहले हमें चिट्ठी लिखें, फिर बीएमसी इंश्योरेंस कंपनी को चिट्ठी लिखेगी, फिर उनको ये आग्रह करेगी कि आप 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन वाला प्रावधान हटाएं और ओपीडी वाले चार्जेस का भी क्लेम दें। अब ये तो इतना बड़ा लेंदी प्रोसेस है। बजाय इसके क्या बीएमसी सीधा सीधा उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर लगाम नहीं लगा सकता, कार्रवाई नहीं कर सकता जो बिना हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता के जबरदस्ती लोगों को भर्ती कर रहे हैं?
जी बिल्कुल दीपक, जब हमने यही सवाल उठाया बीएमसी से कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अगर आप रेस्टोरेंट्स पर, अगर आप छोटे दुकानदारों पर, अगर आप मार्केट्स पर एक्शन ले सकते हैं, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, जो सिर्फ इसलिए अपनी कमाई के चक्कर में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स या एग्जैक्टली। फिर लाइट सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को भर्ती कर रहे हैं, इसलिए ताकि उन्हें 24 घंटे के बाद क्लेम मिल सके। यहाँ पर जब हमने संपर्क साधने की कोशिश की, तो बीएमसी के जो एडिशनल कमिश्नर है सुरेश ककानी, उन्होंने हमें साफ कहा कि इस बार तीसरी लहर में कोविड का इलाज महंगा है ही नहीं, तो लोग क्यों हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे। उनके हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ लोग जा ही नहीं रहे हैं। लेकिन जब हमने बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल से संपर्क साधा, तो उन्होंने हमें साफ कहा कि लोग जा रहे हैं ताकि अगर आपका जितना भी अमाउंट है, अगर आप पॉलिसी ले ही रहे हैं, और वो भी खास करके कोविड काल में जब मिडिल क्लास की इनकम ऑलरेडी डाउन गई है, तो उसे लगता है कि अगर मैंने कोविड पॉलिसी ली है तो मैं अपना 500, 1000, 2000 जितना भी खर्च आ रहा है उसे अपनी जेब से क्यों भरूं, जबकि मैंने पॉलिसी खरीद ही ली है। उसके लिए अगर मुझे 24 घंटे हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ रहा है, तो अपने घर में रात बिताने की बजाय मैं हॉस्पिटल में रात बिता रहा हूँ, तो कम से कम मुझे क्लेम तो मिल रहा है। यहाँ पर पेशेंट का भी फायदा है, यहाँ पर हॉस्पिटल का भी फायदा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में देखें, तो जिस तरह से कोविड का आंकड़ा बढ़ रहा है, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये सीरियस मैटर होता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिर्फ और सिर्फ क्लेम लेने की वजह से बेड जो है उसकी तादाद कम हो रही है। बीएमसी के लिए ये एक रेड फ्लैग है, इसलिए बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह ये चहल आपने बिल्कुल बिल्कुल एकता, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। लेकिन आपकी बात से मुझे एक बात समझ में आ गई कि बीएमसी में ही दो राय हैं। एडिशनल कमिश्नर कह रहे हैं कि इलाज तो सस्ता है, मुफ्त है इलाज, तो फिर लोग क्यों आएंगे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, और कमिश्नर कह रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो एक तो बीएमसी इस बात पर एक राय नहीं है, ये साफ होता है। दूसरा, एकता, जब ये साफ है और हमने देखा भी और हमने तारीफ भी की है इस बात पे बीएमसी की, कि बीएमसी के हॉस्पिटल्स में, उसके कोविड सेंटर्स में अगर कोई भी जाए, एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड सिम्टम्स वाला या सिवियर सिम्टम्स वाला, अगर वो बीएमसी के कोविड सेंटर्स में जाता है, इलाज तो पूरा का पूरा फ्री है। तो आप लोगों को एनकरेज क्यों नहीं करते प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे लगाम लगाने के साथ साथ कि आप प्राइवेट की जगह आप सरकारी में आइए, आपको क्लेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इलाज मुफ्त है, बेहतर इलाज है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम मेंटालिटी की बात करें, तो एक आम आदमी की ये मेंटालिटी है भारत में कि सरकारी अस्पतालों में हमें वो सुविधा नहीं मिलती या वो कंफर्ट नहीं मिलता जो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलता है। तो आम लोग जो है वो सरकारी की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ओर भागते हैं। लेकिन अगर हम बीएमसी की बात करें, तो बीएमसी ने पहली लहर, दूसरी लहर, यहाँ पर एक तरह से सेट किया था कि अगर आपका बिल ज्यादा आ रहा है, अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट रहे हैं कोविड के नाम पर, तो आइए हमें कंप्लेन कीजिए, हम आपके पास आकर आपका प्रोसीजर जो है वो आपके बिल्स का ऑडिट करेंगे, हम आपको न्याय दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक आम आदमी के लिए रास्ता डिफिकल्ट हो जाता है। आज के कोविड के काल में ऑलरेडी इनकम लो जा चुकी है। अगर आप ऐसे में पहले शिकायत दर्ज करवाने जाते हैं, तो बहुत से लोगों का ये इंप्रेशन है कि अगर मैं शिकायत दर्ज करवाऊंगा तो मेरा पैसा वापस आने में ही काफी समय लग जाएगा। यहाँ पर एक जो नॉर्मल इंप्रेशन है वो यही है कि मैं सरकारी अस्पताल में जाऊंगा तो मेरा इलाज जो है, मुझे जो कंफर्ट लेवल चाहिए वो मिलेगा नहीं। प्राइवेट में जाऊंगा तो कम से कम मेरा इंश्योरेंस क्लेम की वजह से मुझे मेरे पैसे वापस आ रहे हैं। बीएमसी ये कह रहे हैं कि अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाता हूँ, तो अगर मैं उनके ऊपर लगाम कसता हूँ, तो उनके हिसाब से उनके लिए ही वो ये एक लेंथी प्रोसीजर है। जबकि अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जो क्लेम देती है, ये प्रोसीजर सिर्फ कोविड काल में नहीं है, ये हर बीमारी के लिए और काफी सालों से चला आ रहा है। यहाँ पर यही एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है। और हमने देखा है कि होम आइसोलेशन में भी अगर हैं तो बहुत सारी कंपनीज होम आइसोलेशन का भी क्लेम देती है, तो अगर आप घर पे हैं तो उसका भी क्लेम मिल सकता है। हमने कई बार खबरें भी दिखाई हैं। बट बहरहाल यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं बीएमसी को। एक तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो इंश्योरेंस कंपनी को लेटर लिखकर या उन तक जाकर गुजारिश करने का लेंथी प्रोसेस अपनाए या सीधे सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे लगाम लगाए, पहला। दूसरा, अगर लोगों को भरोसा नहीं है सरकारी प्रोसेस में या सरकारी अस्पतालों में, तो बीएमसी को, हम तो खुद कह रहे हैं कि बीएमसी ने बहुत अच्छा काम किया कोविड में और अभी भी आगे भी करेगी, भरोसा बढ़ाए। बीएमसी के द्वारा जो निर्धारित हॉस्पिटल्स हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लमैटिक मरीज आते हैं तो उनका भरोसा बढ़े, ये भरोसा बढ़ाने का काम भी बीएमसी का होना चाहिए। इन दोनों मोर्चे पर काम करना आवश्यक होगा। शुक्रिया एकता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और
आइए अब जरा कुछ इंटरनेशनल अपडेट ले लेते हैं कोरोना के। हमने देश के बारे में तो बात कर ली, दिल्ली, मुंबई और पूरे देश की, लेकिन पूरी दुनिया में किस तरह के कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं। शुरुआत हम करते हैं अमेरिका से। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। ताजा आंकड़ों में 24 घंटे के भीतर वहां पर 7,61,000 मामले सामने आए हैं। 1 लाख की आबादी पर औसतन 229 केसेस सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। हालांकि 10 लाख का आंकड़ा भी अमेरिका ने पार किया था एक वक्त में, और उसके बाद अब 7 लाख के आसपास औसतन आ रहे हैं ताजा आंकड़े। लेकिन अगर अभी भी देखेंगे तो 14 दिन के पहले के मुकाबले 185% ज्यादा अभी भी हैं। तो चिंता यूएस में अभी भी है। चिंता एक और मोर्चे पर है। अमेरिका में औसतन 1600 से ज्यादा मौतें हर रोज हो रही हैं। ये दिसंबर के आखिरी दिनों के मुकाबले में 30% ज्यादा हैं। और अगर आपको बताएं कि अमेरिका में जो डबल वैक्सीनेटेड लोग हैं, फुली वैक्सीनेटेड लोग, वो 63% आबादी हो गई है। सिंगल वैक्सीनेटेड लोगों की अगर हम बात करें तो 74% है जिन्होंने पहली डोज ली है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। और वॉशिंगटन डीसी, जहां पर ओमिक्रॉन की सबसे पहली मार पड़ी थी, वहां पर मामले तेजी से घट रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मिले जुले आंकड़े यूएस से आ रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में कैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। ब्रिटेन से राहत की खबर है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ब्रिटेन में हफ्ते भर के भीतर ही 45% मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि टोटल मामलों में 45% गिरावट दर्ज की गई है। ब्रिटेन में मामले जो आए हैं 24 घंटे में वो 1,20,000 के आसपास हैं। अगर आप पीक देखेंगे तो ये 2,20,000 से ज्यादा था, 2.25 लाख के आसपास था। अब यहां पर 1,20,000 हो चुके हैं। इसके पीछे बूस्टर डोज एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। ब्रिटेन में मामलों में जो गिरावट है ये लगातार 6 दिनों से है, तो इसे आप बहुत अच्छा संकेत कह सकते हैं। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन में जो तीसरी लहर आई है ये अब खात्मे की ओर है, क्योंकि लगातार ट्रेंड डेटा यही बयां करते हैं। यहां तक कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यूके यानी कि ब्रिटेन पहला ऐसा देश होगा जो कि पूरी तरह से कोरोना मुक्त होगा। अब ये भी दावे किए जाने लगे हैं। तो ये ब्रिटेन से अच्छी खबर है। अब जर्मनी का आंकड़ा सुन लीजिए। जर्मनी में चिंताएं बढ़ रही हैं। यहां पर पहली बार मामले 80,000 के पार दर्ज किए गए हैं। जी हां, जर्मनी में बुधवार को 80,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए। ताजा लहर में सबसे ज्यादा मामले हैं। इससे पहले 26 नवंबर को जर्मनी में 76,000 के आसपास मामले दर्ज हुए थे। जर्मनी में पहली डोज लेने वाली आबादी का आंकड़ा 75% है। 75% भी नहीं है जिन्होंने फर्स्ट डोज ली है, तो वहां पर कम वैक्सीनेशन हो सकता है, सर्च के पीछे वजह हो। जर्मनी के साथ साथ जरा सऊदी अरब का भी ताजा मामला देख लीजिए। सबसे ज्यादा 5,000 से ज्यादा केसेस बीते 24 घंटे में सऊदी अरब में दर्ज किए गए हैं। बल्गारिया में भी 7,000 से ज्यादा रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए हैं। तो यह है पूरी दुनिया का हाल। और जरा फटाफट से कनाडा का भी हाल ले लीजिए। कनाडा में अब सख्तियां बढ़ रही हैं। कनाडा में अब अनवैक्सीनेटेड लोगों पर आर्थिक जुर्माना लगेगा। इसकी शुरुआत होने जा रही है। कनाडा का जो क्यूबेक प्रांत है, यहां पर दुनिया का यह पहला इलाका संभवतः ऐसा है कि अगर आपने दोनों डोज नहीं ली है तो हो सकता है आप पे आर्थिक दंड जुर्माना भरना पड़े। दरअसल क्यूबेक कनाडा के कोरोना की ताजा लहर से प्रभावित सबसे बड़ा इलाका है। यहां की 85% आबादी ने वैक्सीन की पूरी डोज ली हुई है। 85%, बहुत अच्छा आंकड़ा है ये। लेकिन उसके बावजूद जो हॉस्पिटलाइज्ड लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा भर्ती मरीज वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। इसलिए वहां पर सख्ती का ये फैसला किया गया है। हालांकि जुर्माना कितना होगा ये अभी तय नहीं है। कोरोना की बूस्टर यानी कि भारत में जिसे प्रिकॉशनरी डोज कहा जा रहा है उसको देने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन कई केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें ठग आपको सरकार का नुमाइंदा होने के नाते कॉल कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमें अपना डेटा दीजिए और आखिर में एक पिन मांग रहे हैं और जैसे ही आप वो पिन दे रहे हैं आपका खाता साफ। ऐसे कॉल से आपको सतर्क रहना है, सचेत रहना है। इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले मामला समझिए। कॉल बूस्टर वाली, खाता हो न जाए खाली। जी हां,
बूस्टर डोज के नाम पर जालसाज फिर काम पर लग गए हैं और अगर आप सतर्क नहीं रहे तो ये आपका खाता खाली कर देंगे। दरअसल देश में जब से तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज देने की शुरुआत हुई है, तब से जालसाज भी काम पर लग गए हैं। ये लोग आमतौर पर बुजुर्गों को कॉल करते हैं और बूस्टर डोज के बहाने उनका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। साइबर अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए आपको कॉल करते हैं और खुद को सरकार का कर्मचारी बताते हैं। वो आपसे दूसरा डोज लिया है या नहीं इसकी जानकारी लेता है। कई मामलों में इन अपराधियों के पास पहले से ही आपकी सारी जानकारी होती है और आपको विश्वास में लेने के लिए आपसे नाम, उम्र, एड्रेस और अन्य डिटेल्स मांगता है। यहां तक कि खुद को असली दिखाने के लिए दूसरा डोज कब लगाया गया है इसकी तारीख भी आपके साथ शेयर करता है। आपको विश्वास में लेने के बाद शुरू होता है असली खेल। जैसे ही आप जालसाज के झांसे में आ जाते हैं, वो आपसे बूस्टर डोज के रजिस्ट्रेशन की बात कहता है। रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख और समय की पुष्टि करने के बाद वो आपके मोबाइल पर ओटीपी भेजता है। ये ओटीपी किसी रजिस्ट्रेशन का नहीं होता, बल्कि ये आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए होती है। और जैसे ही आपने उसे ओटीपी बताया, आपके खाते से रकम ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे फ्रॉड कॉल किसी को भी आ सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप इनसे बचने का तरीका जान लें। सबसे पहले ये जान लें कि सरकार या फिर इसका कोई भी कर्मचारी वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कभी भी कॉल नहीं करेगा। और अगर आप वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो आप cowin.gov.in पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन स्लॉट बुक करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप किसी भी वैध पहचान पत्र के साथ टीकाकरण केंद्र में जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आमतौर पर लोग सिर्फ ओटीपी देखकर एसएमएस बंद कर देते हैं, लेकिन आपको कभी भी पूरा मैसेज पढ़ लेना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो ओटीपी आपको आया है वो किस खातिर है। साथ ही ये भी याद रखें कि ज्यादातर ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करने के लिए होती है और अगर कोई आपसे ओटीपी मांगता है तो बिना इंक्वायरी के इसे देने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि कोविन में तो हमें ये कहा गया था और हमें उम्मीद भी है, भरोसा भी है कि हमारा डेटा इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। अब ये इन फ्रॉडस्टर्स के हाथ में कैसे आ जा रहा है कि मैंने फर्स्ट डोज कब लगाई, मैंने सेकंड डोज कब लगाई, मैं कब एलिजिबल हो गया, और उसके बाद वो मुझे कॉल कर लेता है। ये कई जगह से डेटा लीक होता है। जब हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं कैंपेन्स किसी सोसाइटी में या किसी कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे भी डेटा मेंटेन किया जाता है कि किसको डोज कब दी गई और ये पहली डोज लास्ट डोज कब दी गई, ये सारा मेंटेन होता है। अभी कई जगह ट्रैवल भी करते हैं तो भी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है आपको कि आपकी डोज कब लगी थी, तो अप्रूवल होते हैं, तो वो डेटा कई जगह से जा सकता है। कोविन से डेटा गया, अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि कोविन, जहाँ तक मैं खुद उसकी सिक्योरिटी असेसमेंट में रहा हूँ, वो काफी सिक्योर पोर्टल है। हाँ, लेकिन कोविन का एक्सेस बहुत लोगों के पास होता है। कई सारे डॉक्टर्स हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कोविन का एक्सेस होता है। जब वो डोज देते हैं तो उस समय लॉगिन करके देखते हैं आप डिटेल्स, तो वहां से भी चांसेस हैं कि डेटा लीक हो या स्क्रीनशॉट वगैरह लीक हो, जो पहले भी हुए थे। तो डेटा लीक तो डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि सामने वाले को जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो भरोसा नहीं बना पाता। लेकिन इसके अलावा एक और चीज उनके पास होती है, वो होती है आपके बैंक का लॉगिन पासवर्ड। आपके बैंक का लॉगिन पासवर्ड ऑलरेडी उनके पास होता है, उनको सिर्फ आपको ओटीपी चाहिए होता है और उसके लिए पूरी कवायद होती है, भरोसा बनाकर कि आपका जो भी आपने प्रोसेस दिखाया कि रजिस्ट्रेशन कराना है और मैं आपका डिटेल भर रहा हूँ, आपकी डेट ये है और अब आपको एक कोड आएगा, कोड बता दीजिए। ये पूरा सोशल इंजीनियरिंग अटेम्प्ट है उस ओटीपी तक पहुंचने के लिए, और वो ऑलरेडी आपके लॉगिन पासवर्ड का यूज करके बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि लॉगिन पासवर्ड लगातार कैसे लीक होते हैं, वो बैंक से होते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ बैंक के पास है और कहीं है ही नहीं। तो ये भी एक डेटा लीक है, मेरे ख्याल से वो भी एक संदेह के घेरे में आता है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि आपके वैक्सीनेशन का डिटेल तो बहुत जगह से पता चल सकता है फ्रॉडस्टर को, लेकिन ये बात हमें नहीं भूलना होगा कि वो एक ओटीपी मांग रहे हैं आपसे, और ओटीपी उनके हाथ में जैसे ही आपका खाता इसलिए साफ हो रहा है क्योंकि आपके खाते की जानकारी उनके पास है। ये ज्यादा गंभीर है, ये ज्यादा गंभीर है, जिस पर हमें काम करना होगा। लेकिन बहरहाल
सरकार ने भी कई बार कहा है कि जो आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसको आप इधर उधर अपलोड ना करें, उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, दुनिया भर की उसमें जानकारी है। तो आम लोगों को इन्हें जगह जगह अपलोड करने से, या कई लोग तो फ्लॉन्ट कर लेते हैं सोशल मीडिया पे कि मैंने वैक्सीनेशन पूरा किया, ये देखो मेरा सर्टिफिकेट, इनसे बचना चाहिए सर। बिल्कुल बचना चाहिए। देखिए, ये इंफॉर्मेशन जितना बचने से ज्यादा कॉन्शियस भी रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना अपने बारे में पब्लिक को बताएंगे, जो आपके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन यूज होगी वो वही होगी जो आपने उनको बता रखी है पब्लिकली, और आप भूल जाते हैं कि मैंने ही तो बताया था, मैंने ही तो कहीं डाल दिया था। ये सारी चीजें इग्नोरेंस में आप भेज देते हैं, डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन ये क्रिमिनल्स के लिए बहुत फायदे का सौदा होती है। वो उनको यूज करता है आपका भरोसा बनाने के लिए। जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, जैसे आपने कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पर विजिट किया, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन जब आपको कॉल करता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करता है कि यार आप उस दिन वहां पर आए थे और उस दिन आपने किया था, तो अचानक से आपका भरोसा उस पर बन जाता है, और उसके बाद आपको पता नहीं होता कि आप किस तरह से मंत्रमुग्ध होकर उसके स्टेप फॉलो कर रहे हो। एक और चीज जो ये लोग जो कर रहे हैं कि एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करा देते हैं। वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि यदि कोई आप एप्लीकेशन बूस्टर डोज के नाम पर या किसी भी ऐसे ऑप्शन पर यूज कर लेते हैं, तो आपके सारे एसएमएस रेगुलर उनको जाते रहेंगे। ओटीपी तो छोड़िए, बाकी सारे अलर्ट भी जाएंगे, और वो एसएमएस डिलीट भी कर देता है। तो अभी ऐसे केसेस भी हमारे पास आए कि सामने वाला कह रहा है कि साहब पैसा बैंक से निकल गया, हमारे कोई अलर्ट भी नहीं आया, हमें बड़ा लेट पता पड़ा। तो मैंने देखा कि उसके पास एक ऐसी एप्लीकेशन पड़ी थी जिससे पैसा, जो ओटीपी आता था वो चला जाता था क्रिमिनल के पास, और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन अलर्ट आता था वो भी वो डिलीट कर देता था। तो इवेंचुअली जो विक्टिम है उसको पता ही नहीं पड़ता था कि उसके संग हो रहा है, और उसको काफी लेट पता। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी एसएमएस पर आपको कोई लिंक आता है या कोई फोन पर आपको बता रहा है कि एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दीजिए, कभी भी ना, बिल्कुल ना, क्योंकि ये छोटी सी एप्लीकेशन आपको हमेशा के लिए विक्टिम के कंट्रोल में ले आएगी और आप बहुत बड़े नुकसान की ओर चल पड़ेंगे। बिल्कुल। तो 2-3 चीजें जो आप गांठ बांध कर रख लीजिए। पहला, अगर आपको बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज के नाम से आपका कोई डिटेल मांगने की कोशिश करता है, कोई ओटीपी देने की कोशिश करता है, बिल्कुल ना दें। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स कहीं शेयर नहीं करनी है। बार बार बैंक्स कह चुके हैं, सरकार कह चुकी है, हम फिर कह रहे हैं। दूसरा, अपने कोविड सर्टिफिकेशन जो हैं वो जगह जगह शेयर ना करें। कोई आपसे पूछे तो दिखाएं, उनको देना, शेयर ना करें। सरकार ने भी मना किया, अपलोड भी नहीं करना है आपको, उसमें आपकी बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। और तीसरा, ये जो आपके पास क्लिक करने वाले जो कॉल्स आते, मैसेजेस आते हैं खास तौर से, उन पर आप बिना सोचे समझे क्लिक ना करें। अगर ये करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आम आदमी की जागरूकता के साथ साथ सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को भी लेनी चाहिए और इस पर लगाम कसनी चाहिए। शुक्रिया अमित दुबे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देश की कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूज की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब एक कमेटी बना दी है। 5 सदस्यीय ये कमेटी है और पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा इसकी प्रमुख बनाई गई हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से एनआईए के आईजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के एडीजीपी और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जांच समिति के सदस्यों के तौर पर नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। और इसके साथ साथ 5 राज्यों में जो चुनावी बिगुल बच चुका है, उसकी तैयारियां भी जोर शोर से हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सियासी तौर पर यूपी को माना जा रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपनी लगातार तैयारियां पूरी कर रही है। सुपर सियासी फाइट के लिए दिल्ली में यूपी बीजेपी की बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। कल 3 फेज के चुनाव के लिए 170 सीटों पर चर्चा हुई। आज लगभग 150 सीटों पर चर्चा हो रही है। संभावना यह है कि अगले 1-2 दिन में पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन सीटों और उम्मीदवारों पर एक बार फिर चर्चा करेगी जो संभावित हैं, और उसके बाद फेज वाइज उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। 14 तारीख के बाद उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। लखनऊ में अखिलेश यादव से शिवपाल यादव ने इस बीच मुलाकात की और तालमेल से पहले सीटों को लेकर चर्चा करने की कोशिश भी की है। इधर पंजाब में भी सियासी सरगर्मियां तेज हैं। मिशन पंजाब पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब पंजाब मॉडल के 10 सूत्रीय एजेंडे को पेश किया है। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में हमारी सरकार बनती है तो नशे के सिंडिकेट को खत्म करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते पंजाब में पार्टी के सीएम फेस के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी,
उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होगा और आम नागरिक भी सुरक्षित होगा। बेअदबी के मामलों में भी सजा दिलवाई जाएगी, बेअदबी भी बंद करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी किस्म का बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा, सख्ती के साथ कानून को लागू किया जाएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां पर लगातार चौथे कारोबारी हफ्ते तेजी के साथ बंद होने में मार्केट कामयाब रहा। सेंसेक्स आज 448 अंक ऊपर 61,064 पर खुला और दिन में इसने 61,218 का ऊपरी स्तर बनाया। इस तरह निफ्टी भी 18,170 पर खुला, दिन में इसने 18,227 का ऊपरी स्तर छुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 533 अंक चढ़कर 61,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी भी 157 अंकों की तेजी के साथ 18,212 पर बंद हुआ। इंश्योरेंस प्रीमियम आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है। जी हां, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों ने इंश्योरेंस प्रीमियम में 15 से 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव एडाई के सामने भेजा है। इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम में 15 से 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव इस एडाई को भेजा है। कंपनियों का यह कहना है इसके पीछे कि मौजूदा दरें टिकाऊ नहीं है। कुछ कंपनियों की सॉल्वेंसी तय मानक से नीचे आई है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम 2019 के बाद से नहीं बढ़ा है, लिहाजा अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम 20% तक बढ़ाने की अब ये एक तरह से कोशिश की जा रही है और आने वाले दिनों में आपको इसके खामियाजे के तौर पर अपनी बढ़ी हुई प्रीमियम इंश्योरेंस की देखने को मिल सकती है। और चलिए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर अमेरिका से है। अमेरिका के अलास्का में एक बार फिर भूकंप के झटकों से लोग दहल गए। कल भी यहां के अलेउतियन द्वीप समूह में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। इसमें सबसे भीषण भूकंप की तीव्रता 6.8 थी। यह काफी बड़ा माना जाता है रिक्टर स्केल पर 6.8। साथ ही भूकंप के बाद झटके भी महसूस किए। स्वाभाविक तौर पर भूकंप का केंद्र उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में समुद्र के नीचे था, जिसके झटके अलास्का के एक कम आबादी वाले क्षेत्र में महसूस किए गए। फिलहाल नुकसान की किसी तरह की कोई खबर नहीं है। और इधर उत्तर कोरिया दुनिया के कई देशों की चिंताओं को दरकिनार करते हुए लगातार परीक्षण कर रहा है। अब उसने ताज़ा लगातार चिंताओं को दूर करने के बाद एक और मिसाइल का परीक्षण किया है। पिछले 6 दिनों के भीतर उसका दूसरा संदिग्ध मिसाइल परीक्षण हुआ है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने अपने नेता किम जोंग उन की निगरानी में एक और हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। खबरों के मुताबिक बीते दिन दागी गई मिसाइल ने लगभग 1000 किलोमीटर दूर एक लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। यह उत्तर कोरिया की ओर से हाइपरसोनिक मिसाइल का तीसरा रिपोर्टेड परीक्षण है।